नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब विदेश से लौटी बेटी ने देखा अपने पिता को महाकुंभ में साधु बने हुए, तो यह देख बेटी की आंखें खुली रह गईं। शालू, अरे ओ शालू, कहाँ हो यार? तुम भी न जाने कहाँ रहती हो। मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही हो। अपने हाथ में बहुत सारा खाने का सामान लेकर कमरे में दाखिल होता हुआ शालू का पति मोहन बोला, हाँ हाँ सुन रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ मैं। आप भी पता नहीं कितना चिल्लाते हैं। आ ही रही हूँ। शालू हाथ में कपड़े लिए हुए उनकी तह लगाती हुई कमरे में दाखिल हुई और सामान उतारने में मोहन की मदद करती हुई बोली, इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हैं आप? इतने सारे आप नहीं जानते क्या? पहले से ही इतने सारे बैग इकट्ठे हो रहे हैं और एक आप हैं कि फिर से ये सब उठा लाए। अरे बाबा, गुस्सा क्यों करती हो? इतने लंबे समय बाद हम इंडिया जा रहे हैं और वो भी एक इतने बड़े महोत्सव का हिस्सा बनने। क्या तुम नहीं समझती कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट हो रही है वहाँ जाने की? हाँ हाँ, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैंने आपकी मदद की, अब आप पैकिंग करने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी। मोहन का हाथ पकड़कर शालू दूसरे कमरे में उसको ले जाती हुई बोली। तो मोहन बोला, वाह भाई वाह, इतनी चालाकी। ना बाबा ना, यह नहीं चलेगा। अब तुम्हारा काम भी मैं ही करूँगा क्या? तो शालू बोली, अरे कोई बात नहीं ना मोहन, आप साथ दोगे तो जल्दी हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं, थोड़ी देर में फिर बच्चे आ जाएंगे तो कोई काम नहीं करने देंगे। और फिर हमें परसों निकलना भी तो है। अभी कितनी सारी तैयारी करनी है। बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। बस कल का ही दिन बीच में है। ठीक है, मैं करता हूँ, तुम पैनिक मत करो। दोनों बात करते करते घर का काम करने लगे। बात बातों में मोहन ने शालू से कहा, हम तुम्हारे घर चलें क्या शालू? मेरा मतलब है, अगर तुम कहो तो हम लोग। मोहन इसके आगे कुछ कहता कि शालू बोली, आप नहीं जानते क्या, हमारी शादी के बाद में जब से माँ चल बसी, तब से मन कहाँ होता था वहाँ जाने का, पापा के पास जाने का। जो मन करता था वो तो पता ही न चला कि क्या हुआ उनके साथ, कहाँ गायब हो गए अचानक। आज उनको गायब हुए 10 साल हो गए लगभग। भैया भाभी खुद अपने आप में बिजी रहते हैं। उन्होंने कभी खुद कोशिश कहाँ की हमको बुलाने की। और मैं इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि बिन बुलाए किसी के यहाँ भी मुंह उठाकर चले जाऊँ, समझे आप? अच्छा बाबा, मुझे माफ़ करो, तुम तो थोड़ी सी ही देर में इतनी गुस्सा हो जाती हो। गुस्सा नहीं कर रही हूँ मोहन, बस आप पुरानी बातों को मत छेड़ा करो ना। क्या आप नहीं जानते कि मुझे कितना दुख होता है? मोहन से इतना कहकर शालू की आंखों में आंसू भर आए और वह मोहन के गले लगकर रोने लगी। मोहन ने उसे सांत्वना दी और चुप करवाया। चुप करवाने के बाद दोनों अपने कामों में लग गए। अगले एक दिन के बाद उन्होंने इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ी और पहुंच गए संगम नगरी प्रयागराज। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए प्रशासन ने बहुत इंतज़ाम कर रखे थे। कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने वाहन रोक ही रखे थे। पुलिस ने गाड़ियों को पहले ही पार्किंग में लगवा दिया था। लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद शालू और उसके पति अपने बच्चों के साथ कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान करने के बाद वह संगम से जब निकले और आसपास की सभी जगह पर घूमे, जैसे ही वह वहां से निकले तो सामने बैठे एक बूढ़े साधु महात्मा पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सब लोग उन्हें देखने के लिए जा रहे थे। भीड़ के कारण शालू को भी उत्सुकता हुई कि वह क्या करे। उसे भी जाकर के देखना था कि आखिर वहाँ क्या है। और इसीलिए शालू भी वहाँ पर जाकर देखने लगी कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो इतने लोग यहाँ भीड़ लगाकर खड़े हैं। जैसे ही शालू ने उस भीड़ में जाकर देखा
तो सामने बैठे साधु बाबा के चेहरे को देखकर शालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एकदम से स्तब्ध हुई खड़ी रह गई और एकदम सदमे से धक्का सा खाकर पीछे की ओर हो गई। जब मोहन ने शालू का ऐसा हाल देखा, तो शालू का ऐसा हाल देखकर मोहन ने वहां जाकर देखा तो वह खुद सकपका गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सच है या फिर सपना है। उसने शालू का हाथ पकड़ा और आगे जाकर एकदम करीब से देखा। जब उस साधु ने भी शालू और मोहन को देखा, तो इधर शालू और उधर उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए, क्योंकि वो बुजुर्ग साधु कोई और नहीं बल्कि शालू के बुजुर्ग पिता थे, जो लगभग आज से 10 साल पहले कहीं गुम हो गए थे। आज 10 साल बाद अपने पिता को देखकर शालू बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई। वह दौड़ कर गई और उनके गले लग गई। इतने दिनों बाद दोनों बाप बेटी का मिलना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं था। शालू और मोहन ने हरि प्रसाद जी को अपने साथ लिया और होटल पहुंचे। होटल में जाकर मोहन ने अपने ससुर को बेड पर बैठाया। शालू उनसे बात करने लगी और मोहन जल्दी से बाहर गया। फिर कुछ अच्छे कपड़े, खाने पीने के लिए सामान लेकर कुछ ही देर में वह वापस लौटा। शालू ने अपने पिताजी हरि प्रसाद जी को वह कपड़े दिए और उन्हें नहा कर आने को कहा। हरि प्रसाद जी नहा धो करके आए और उन्होंने वह अच्छे कपड़े पहने। अच्छे से कपड़े पहनने के बाद शालू ने उनके लिए खाना लगा दिया था। इतनी देर में वह नहा कर आए थे। इतनी देर में शालू ने उनके लिए खाना लगा दिया। जैसे ही हरि प्रसाद जी नहा कर निकले, वैसे ही शालू ने खाना उनके सामने परोस दिया। उन्होंने खाना खाया। हरि प्रसाद जी एकदम दुबले पतले हो गए थे। नहीं तो पहले तो वह बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हुआ करते थे। जब हरि प्रसाद जी खाना पीना खाकर एकदम फ्री हो गए, तब शालू ने उनसे पूछा, पापा आप यहाँ कैसे आ गए, वह भी इस हाल में? ऐसा भी क्या हो गया था कि आप साधु बन गए? अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो कम से कम आपने मुझे तो बताया होता। शालू की बात को सुनकर राम प्रसाद जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारी माता का देहांत हुआ था, उसके सामने तो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती थी। वह मेरा खाना पीना सब कुछ मुझे हाथ में ही लाकर रख दिया करती थी। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई, उसकी मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी बहू और बेटे पर आ गई। तुम्हारी माँ की मौत से मैं भी सदमे में आ गया। मेरा दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं करता था। मैं बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। बहू का व्यवहार पहले तो ठीक ही था, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं उसे क्या हुआ। जैसे जैसे तुम्हारी माँ को खत्म हुए दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे बहू के व्यवहार में भी और तेवर में, दोनों में ही अंतर आ रहा था। उस दिन बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी और मनोज अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था। बहू ने 100 रुपये मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो पैसे और जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। मैंने कहा भी कि बहू अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, जैसे ही बारिश जरा बंद हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हें सब्जियां लाकर दे दूंगा। वह टेढ़ी टेढ़ी नजरों से मुझे घूरती हुई बोली, अच्छा बारिश पड़ रही है तो क्या बारिश की वजह से आज खाना नहीं बनेगा? सब्जी लाने के नाम पर तुम्हें बारिश पड़ रही है, और अगर अभी रोटी नहीं बनाऊंगी तो कुछ ही समय के बाद तुम चिल्लाना तो बहुत जल्दी शुरू कर दोगे कि भूख लगी है। काम करने के लिए अगर कुछ भी कह दो तो नए नए बहाने ढूंढ कर ले आते हैं। पता नहीं बुढ़िया मर गई और तुम्हें मेरे सर पर तांडव करने के लिए छोड़ गई है। अरे गई थी तो तुम्हें साथ ही लेकर चली जाती। अब ज्यादा ड्रामा मत करो और चुपचाप से जाकर सब्जियां ले आओ। बहू की इतनी सारी उल्टी सीधी और खरी खोटी बातें सुनने के बाद मैं सब्जी लेने के लिए वहां से चला गया। जैसे तैसे बारिश में भीगता भागता बाजार तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा
तो बारिश की वजह से सभी दुकान बंद थीं। मैं घर खाली हाथ लौट आया। बारिश में मैं पूरा भीग चुका था। आते ही बहू ने पूछा, सब्जी नहीं लाई क्या? मैंने कहा, बहू बाजार पूरा बंद था, इसीलिए सब्जी नहीं मिली। उसने मुझसे तड़कते हुए स्वर में कहा, ठीक है, फिर सब्जी नहीं मिली तो आज तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से और अपना काम करो। बहू की बातें सुनकर मैं वहां से चला गया। अपने कमरे में जाकर मैंने कपड़े बदले। सुबह भी हल्का फुल्का नाश्ता ही किया था, तो भूख तो लगना स्वाभाविक बात ही थी। लगभग शाम के 7 बजने को आई, लेकिन बहू ने खाने के लिए मुझे पूछा ही नहीं। जब मुझसे रुका ना गया, तो मैं नीचे आया और बोला, बहू, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। तब बहू बोली, जब सब्जी नहीं लाए तो खाना कैसे बनेगा? लेकिन बहू, कुछ तो बनाया ही होगा तुमने खाने को। सब्जी नहीं है तो दाल ही बना दो बेटा। तब बहू सेजल बहुत तेज आवाज में चीखती हुई बोली, मना किया है ना कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा खाना। अब चुपचाप जाओ और जाकर के अपने कमरे में लेट जाओ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी बेटा, इसीलिए इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं बेशर्म बनकर रसोई में जाने लगा। तो बहू ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर की ओर धक्का दे दिया। अब मैं क्या ही करता? शालू, मैं वहां से जाकर अपने कमरे में लेट गया। वैसे ही बारिश में भीग जाने के कारण मुझे बुखार भी बहुत तेज हो गया था। अगले दिन सुबह मुझसे बुखार के कारण उठा भी न गया। अगली सुबह जब बेटा ऑफिस के काम से वापस आया, तो मेरे कमरे में आया। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और माथा छूकर देखा, तो मुझे बहुत जोर से बुखार हो रहा था। उसने सेजल से पूछा, क्यों सेजल, पापा को इतनी तेज बुखार है, तुम्हें पता नहीं चला? तब सेजल मुझसे बोली, अरे, रात ही तो खाना पीना देकर सुलाया था मैंने आराम से पापा जी को, पता नहीं कैसे इनको बुखार हो गया। जाओ तुम जाकर दवाई ले आओ, तब तक मैं एकदम कड़क बढ़िया सी चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। जब डॉक्टर दवाई देगा, तो लौटते ही आप पापा जी को नाश्ता कराने के बाद दवाई दे देना, जल्दी आराम लग जाएगा उन्हें। अब जल्दी जाओ, पहले ही पापा जी की तबीयत इतनी खराब है, उन्हें आराम नहीं है। तब सूरज मुझे डॉक्टर के पास अस्पताल लेकर गया। बहू ने सूरज के सामने मुझे बहुत अच्छे से खाना परोस कर दिया। सूरज के सामने सेजल मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया करती थी, जैसे वह मेरा कितना ध्यान रखती है। उसके इस दोहरे चेहरे को देखकर मैं बिल्कुल अचंभे में पड़ गया। एक शाम पहले इसी बहू ने मुझे खाना तक नहीं दिया, और आज बेटे के आने के बाद यह ऐसे दिखा रही है जैसे इसको मेरा कितना ख्याल है। अब तो सेजल का यही रोज का ड्रामा हो गया। जब सूरज वहां रहता, तो वह मेरे साथ अच्छे से पेश आती, वरना तो घर का सारा काम भी मुझ पर ही करवाती। झाड़ू, बर्तन, पोछा, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी वह नहाने के बाद मुझसे ही धुलवाया करती थी। सब कुछ मुझसे ही करवाती। एक दिन सेजल ने मुझे कहा कि जल्दी से झाड़ू पोछा कर दो, जाकर मेरे कमरे में। जैसे ही मैं उसके कमरे में झाड़ू पोछा करने के लिए पहुंचा, तो कमरे में बहुत ही अंधेरा था। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा कि मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं किसी चीज़ पर जा गिरा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या है। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले बहू जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। बचाओ सूरज, मुझे बचाओ। बहू की आवाज़ सुनकर सूरज भागकर कमरे में आया। मैंने उसके कमरे की लाइट जलाई। जो नज़ारा मेरे सामने था, उसको मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। वहाँ जिस चीज़ से मैं टकराया था, वह कुछ और नहीं था, बल्कि खुद सेजल थी। उसने कुछ घटिया से कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही सूरज ने यह सब देखा और उजाला होते ही मैंने भी ये देखा, तो बस उस सब को देख मैं एकदम से हड़बड़ा करके उठा। सूरज हैरान था कि मैं उसकी पत्नी के कमरे में था। पहले तो सूरज मुझे देखकर थोड़ा चौंक गया, फिर बोला, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ कह पाता
उससे पहले ही सेजल ने कहा कि तुम्हारे पिता की गंदी नीयत है मेरे ऊपर। मैं कपड़े चेंज कर रही थी और यह पीछे से मेरे कमरे में घुस आए। जब तुम यहाँ नहीं होते तो इनका यही ड्रामा रहता है। इतनी मुश्किल से पता नहीं मैं कैसे दिन काट रही हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए कभी नहीं कहा कि तुम तो अपने पिता की बातों पर ही यकीन करोगे ना। अब तो तुम अपनी आंखों से देख ही चुके हो सूरज। सूरज देख लो तुम खुद ही। अब इनके साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। आज के बाद या तो यह इस घर में रहेंगे या तो मैं इस घर में रहूंगी। मैं कहता रहा कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सूरज ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बोला, हाँ पापा, जानता हूँ मैं कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया है। मैं ही पिता के प्यार में अंधा हो गया था। सेजल तो मुझे शुरू से ही कह रही थी कि तुम उसके साथ मेरे जाने के बाद अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, लेकिन मैं ही उसे कहता रहा, समझाता रहा और हर बार इसको ही झूठा साबित कर दिया मैंने सूरज के बहुत हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं सेजल के इस झूठे इल्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे मेरी बहू ने इतना गंदा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। कैसे उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके पिता के समान हूँ। मानता हूँ कि बहू मुझे पसंद नहीं करती है, पर नापसंद करने का यह भी मतलब तो नहीं है ना कि तुम किसी के भी लिए कुछ भी कहोगे। फिर भी मैंने अपने बुढ़ापे का ख्याल करके बहू के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, बेटा, मुझे बुढ़ापे में क्यों बदनाम कर रही हो? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह वहाँ से गई और बहू ने एक पोटली में मेरे कपड़े डालकर बाहर फेंक दिए और बोली, आज के बाद यहाँ आसपास भी दिखाई नहीं देना। मैं उम्मीद भरी नज़रों से सूरज की ओर देखने लगा। अब मैं क्या ही करता। मेरे पास कहीं भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ दिनों सड़कों पर यूं ही इधर उधर भटका, भीख मांगी, जैसे तैसे पेट भरता रहा। हर दिन स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही थी। फिर एक दिन एक आदमी मिला जिसके साथ मेरे जैसा ही कुछ व्यवहार हुआ था और बस उस दिन से मैं उसके साथ में हो लिया। बस उसके साथ ही मैंने भी भगवा रंग के कपड़े धारण कर लिए और बस उस दिन से ही मेरी ऐसे ही जिंदगी चल रही है। शालू को इतनी बात बताते बताते हरि प्रसाद जी की बहुत बुरी ही हालत हो चुकी थी। अपने पिता के दुख को महसूस करके ही शालू का कलेजा छलनी छलनी हो गया। उधर उनके दामाद मोहन भी उनकी बातों को सुनकर अपने साले पर बहुत गुस्सा हुए। वह बोला, हद कर दी सूरज ने। पापा, ऐसा कैसे कर सकता है वह आपके साथ? लेकिन उसने तो हमें कहा था कि आप पता नहीं कहाँ घर छोड़कर चले गए। तब अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए हरि प्रसाद जी बोले, तुम ही बताओ बेटा, कोई भी बुजुर्ग आदमी बुढ़ापे में अपना घर छोड़कर क्यों ही जाएगा? मोहन ने हरि प्रसाद जी के आंसू पोंछे और उनसे बोला, पापा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आप हमें मिल गए हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप बिल्कुल चुप हो जाइए। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। बेटी देकर आपने एक बेटे को लिया है। क्या हुआ अगर सूरज नालायक है? आप उठिए और मेरे साथ चलिए। सूरज और उसकी पत्नी क्या सोचते हैं कि वे बच जाएंगे? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मोहन गुस्से में आग बबूला हुआ जा रहा था। तब हरि प्रसाद जी बोले, बेटा, मुझे उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं करना। उन लोगों ने जो किया उन्हें उनके कर्मों की सजा भगवान देगा। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुम देखना, उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका हिसाब कुदरत खुद करेगी। मोहन और उसकी पत्नी शालू दोनों ने मिलकर जब हरिप्रसाद जी को समझाया, तब हरिप्रसाद जी भी अपनी बेटी और दामाद की बात को सुनकर के तैयार हो गए। इन्हीं सब बातों के बीच शाम हो चुकी थी। अब सब लोग आराम करने लगे। आज कितने वर्षों के बाद हरिप्रसाद जी ने पेट भरकर, या तो यूं कहिए कि अपनों के बीच में बैठकर खाना खाया था।
आज उनका पेट ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा भी मन भरकर तृप्त हो गई थी। वरना उन्होंने तो सोच ही लिया था कि अब यही उनका जीवन है। इन्हीं कुछ अनजान साधुओं के बीच में रहकर वह अपना पूरा जीवन काट लेंगे। यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र समझो कि उन्होंने शालू और मोहन को उनसे मिला दिया। आज उनका मन बहुत शांत और संतुष्ट था, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छे से नींद आई। न जाने कितने समय के बाद हरि प्रसाद जी सुकून से सो पाए थे। सुबह उठे तो शालू ने बढ़िया चाय नाश्ता निकाल कर उन्हें दे दिया। दरअसल जब तक हरि प्रसाद जी सो रहे थे, तब तक मोहन बाहर जाकर के नाश्ता ले आया था। अब जब हरि प्रसाद जी सोकर के उठे तो शालू ने उन्हें चाय नाश्ता दिया, तो हरि प्रसाद जी ने भी उठकर हाथ मुंह धोकर के चाय नाश्ता किया। अब सब ने बैठकर सलाह मिलाई कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हरिप्रसाद जी के बेटे और बहू को उनके कर्मों की सजा देनी है। सबने मिलकर यह तय किया कि जो घर हरिप्रसाद जी का है और उनकी जितनी भी जमीन जायदाद है, उस सब को वह उन दोनों के पास नहीं छोड़ेंगे। किसी वकील के थ्रू उस घर को उन दोनों से लिया जाएगा। फिर चाहे हरिप्रसाद जी उस घर में रहें या ना रहें, चाहे वह किसी को उसे दान में दे दें, लेकिन वह उस घर को सूरज और सेजल के पास नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या था, मोहन ने अपनी पूरी जद्दोजहद जारी रखी। उसने हरिप्रसाद जी को साथ लिया और वह होटल से निकला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद वहाँ के सबसे अच्छे वकील के पास पहुँचे। उससे बातचीत करने के बाद में पता चला कि जैसा वह लोग जो भी करना चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वह लोग एक बार जाकर उस घर को देख लें। क्या पता उनके बेटे और बहू ने उनके जाने के बाद उस घर को किसी को बेच दिया हो, या वह वहाँ नहीं रह रहे हों, क्योंकि हरिप्रसाद जी को गए लगभग 10 साल हो चुके थे और 10 साल में तो कुछ भी हो सकता है ना। वकील की दी गई सलाह पर मोहन, हरिप्रसाद जी और शालू तीनों ही अपने बच्चों के साथ उस घर पर पहुंचे। जैसे ही वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर तो उनकी बहू ही रह रही है, लेकिन उन्हें घर में बाहर से झांकने पर उनका बेटा कहीं नजर नहीं आया। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि काफी लंबे समय से उन्हें उनकी बहू ही यहाँ दिखाई दी है। उनके बेटे का तो कोई अता पता ही नहीं है। अब तो मोहन, शालू और हरिप्रसाद जी तीनों ही सोच में पड़ गए कि आखिर उनका बेटा बहू के साथ क्यों नहीं रह रहा, और अगर नहीं रह रहा है तो वह गया कहाँ। यह सोचने वाली बात तो थी ही। वह वैसे ही अपने होटल वापस पहुंचे। हरिप्रसाद जी के घर से लेकर होटल के उस कमरे तक तीनों लोग ही गहरी सोच में डूबे थे कि आखिर सूरज गया तो कहाँ गया। होटल जाकर पहले उन्होंने दोपहर का खाना खाया। खाना खाकर तीनों लोग लेट गए और एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे कि सूरज गया तो गया कहाँ, और फिर अगर घर में सेजल अकेली रह रही है तो वह अकेली रह कैसे रही है। अगर सूरज खुद ही गायब हो गया तो सेजल ने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की, उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिर बात क्या है, बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। इधर उधर घूमने के चक्कर में आज सब लोग इतना थक गए थे कि बाहर जाने की हिम्मत ही ना हुई। दोपहर को सब बातचीत करके सो गए। शाम हुई तो मोहन ने खाना ऑर्डर ही कर दिया। जब खाना लेकर के वेटर आया तो आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा शालू ने खोला। जैसे ही शालू ने उस वेटर की शक्ल देखी, वह गेट पर खड़ी की खड़ी रह गई। शालू को अचानक से ऐसे देखकर मोहन और हरिप्रसाद जी भी गेट की ओर बढ़े, पर जैसे ही उन दोनों ने भी उसका चेहरा देखा तो उसकी शक्ल देखकर तीनों के तीनों कुछ समय के लिए खड़े के खड़े रह गए। उधर वह वेटर भी उन तीनों को देखकर सकपका गया। तीनों के मुंह से चौंकते हुए निकला, सूरज, तुम यहाँ कैसे? तीनों को देखकर सूरज बिल्कुल रुआंसा सा हो गया। आंखों में आंसू भर आया, गला एकदम से रुंध गया। बस इतना ही कह पाया,
अपने किए पाप की सज़ा भुगत रहा हूँ बाबूजी। कहते ही वह ज़ोर से रो पड़ा। बस फिर क्या था, वह तीनों उसे संभालने लग पड़े। उसे बैठाया, पानी पिलाया, उसकी पीठ थपथपाई। बहुत देर तक वह रोता ही रहा। बहुत कुछ पूछने पर भी कुछ न बताया। कुछ देर बैठा, एकदम गुमसुम सा हो गया। फिर बस उसके बाद सब ने उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया। जब वह अपने गुस्से में आया, तब सब लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि सूरज क्या हुआ है, क्या बात है, तुम यहाँ अचानक इस तरह, वह भी वेटर के कपड़ों में। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल हम घर भी गए थे, पापा भी हमें इस हाल में मिले। यह सब चल क्या रहा है सूरज? तो सूरज बोला, पापा, सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप उस दिन कितना रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मैंने आपकी एक बात भी न सुनी और सेजल की कही हुई बातों पर ही विश्वास किया था। पर सच बता रहा हूँ बाबूजी, मुझे नहीं पता था कि सेजल इतनी कमीनी निकलेगी। मुझे तो लगा था कि सेजल सही कह रही है, पर मेरे मन के कोने में ये सवाल भी चल रहे थे कि मेरे बाबूजी इतने गलत नहीं हो सकते। अच्छा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है, यह मेरे उन्हीं पाप के कर्मों की सज़ा है कि उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया और बस मुझे घर के नौकरों की तरह ट्रीट करती है। तब हरिप्रसाद जी बोले, जो हुआ वह ठीक है सूरज, पर कम से कम यह तो बता कि हुआ क्या। मैं तो तुम दोनों को एकदम सही सलामत छोड़कर चला ही गया था ना। फिर तुम दोनों में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा ऐसा हाल हो गया? तुम्हारे हालात इतने बद से बदतर हो गए और आज तू हमें इस हाल में मिल रहा है। तब सूरज बोला, पिताजी, मैं अपना ऑफिस अच्छे से संभाल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब से आप घर से गए, तब से मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ही तरफ था। मेरे मन में हमेशा यही बात चलती रहती कि मेरे पापा इतनी घटिया हरकत तो नहीं कर सकते। कम से कम फिर एक दिन ऑफिस की एक कंपनी के किसी बड़ी डील के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा, तो जो काम 8 दिन में होना था वह 6 दिन में ही हो गया। मैंने सोचा सेजल को इस बार बिना बताए उसे सरप्राइज देता हूँ। जैसे ही मैं घर लौटा, तो मुझे खुद सरप्राइज मिल गया। जब मैं घर पहुंचा, तो घर के अंदर से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी आखिर कौन है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वह आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। सेजल भी उस आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी। मैंने बाहर से बहुत झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदर कोई नज़र नहीं आया। बाहर का गेट भी अंदर से लगा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, और आखिर सेजल के साथ अंदर कौन है। बस यही बात सोच सोच कर मेरे अंदर उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मुझे अंदर की सच्चाई पता चलेगी, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। इस बात का पता कैसे लगाऊं? तभी मुझे अचानक से याद आया कि मेरे कमरे में पीछे की तरफ एक खिड़की है। मैं उस खिड़की के पास पहुंचा और मैंने धीरे से वह खिड़की खोली। खिड़की की दरार से जब मैंने झांक कर देखा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अंदर जो आदमी था वह कोई और नहीं, बल्कि मेरा दोस्त नितिन था। सेजल उसकी बाहों में बाहें डालकर बहुत आराम से पड़ी हुई थी। अपनी पत्नी को इस हाल में किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ देखकर मेरा खून खौल गया था। मैं अंदर जाने ही वाला था कि उन्होंने आपकी बात छेड़ दी। और नितिन बोला, तुम्हारा आदमी बिल्कुल बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ क्या, उसे अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं था कि उसने तुम्हारे एक बार कहने पर उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तब हंसती हुई सेजल बोली, अरे डार्लिंग, वह तो एकदम पागल है, पागल। मैं थोड़ा सा आंसू दिखाकर उसे जो भी कह दूंगी, वह तो बस उसी बात को सच मान लेता है। वैसे सही हुआ उस बुढ़े का इस घर से चला गया। वह यहाँ था तो मुझे तुमसे मिलने के लिए इधर उधर के बहाने करने पड़ते थे। दिन रात किट किट लगाए रहता था। यह तो सही हुआ कि तुमने मुझे यह आइडिया दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने
उस बुढ़े को इतना गलत साबित कर दिया। और इतना कहकर दोनों जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगे। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ और मैं अंदर पहुंचा और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अच्छा, तो यह सब तुम दोनों का किया धरा है। अंदर पहुंचते ही मैंने सेजल की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाता हुआ बोला, मेरे बुजुर्ग पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उनके साथ ऐसा सब कुछ किया? अरे मक्कार औरत, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या बर्बाद करने को? तुझे यही सब करना था तो मुझे साफ साफ बता दिया होता। कम से कम मेरे बूढ़े बाप को इतना जलील होकर इस घर से जाना तो नहीं पड़ता। तूने इतना सब कुछ षड्यंत्र रचा और मैं उसको समझ भी ना पाया। इतने में ही नितिन ने पीछे से आकर मेरे सिर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। लगता है शायद उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था और कूड़े में फेंक दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इतना तो मुझे पता ही था कि मैं अगर दोबारा से उस घर गया तो जिंदा वापस नहीं बचूंगा। अगर ऑफिस जाऊंगा तो भी नितिन को पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। इसीलिए मैंने वह शहर ही छोड़ दिया और यहाँ कुछ दिन नौकरी की तलाश में भटकता रहा। मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था कि मैं उनसे कुछ कहता। जितनी नौकरी तलाशी उतनी ही जगह डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और बस इसीलिए यहाँ आकर यह नौकरी करने लगा। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इस तरीके से यहाँ मिल जाएंगे पिताजी। बस इतना कहकर सूरज जोर जोर से चीख मार मार कर रोने लगा। अब हरिप्रसाद जी, शालू और उनके दामाद मोहन ने मिलकर जैसे तैसे सूरज को चुप करवाया और मोहन उससे बोला, चलो, जो भी हुआ सूरज, पर तुम एक बात बताओ कि अब तुम्हारी पत्नी को उसके कर्मों की सजा कैसे दी जाए? तो सूरज बोला, मैं क्या ही बताऊं जीजा जी, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता। आप ही कुछ सोचो मोहन। और वे सब लोग मिलकर एक बार फिर से वकील के पास गए और वकील को सारा वाकया बताया। तब वकील ने उन्हें बताया कि जो कुछ भी आपके बेटे ने बताया है उसको सुनने के बाद हम तो इस बात को चलो मान भी सकते हैं, लेकिन कोर्ट और पुलिस वाले, उनको तो सबूत चाहिए होंगे ना। बिना सबूत के कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा। मैं आपको सारी ज़मीन जायदाद तो दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और उसके लिए आपको गवाही भी देनी पड़ेगी। या तो कुछ भी ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे सबको यकीन हो। आप ऐसा कोई सबूत या गवाह लेकर आओ, तभी कुछ हो सकेगा, वरना ये सब कुछ करना तो मुश्किल ही मानिए। वकील की सारी बातों को सुनकर वे सारे लोग होटल वापस आए और सोचने लगे कि सेजल से यह सब कैसे कबूल करवाया जाए। कि अचानक से शालू को कुछ सूझा और सबने मिलकर प्लान बनाया और बनाए हुए प्लान के मुताबिक जैसे तैसे करके सूरज को थोड़ा मेकअप लगाकर और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाकर उसके घर में भेजा गया। सेजल रसोई घर में खाना बना रही थी तो उसे लगा कि उसके पीछे से कोई निकल कर गया है। एक दो बार उसने यह सब इग्नोर किया, लेकिन फिर उसके बाद जब वह बाथरूम में अपना मुंह धोने गई तो शीशे में उसे साफ साफ सूरज दिखा। सूरज को देखकर वह डर गई। उसी समय घर की लाइट भी चली गई और फिर सूरज ने सेजल को बहुत डराया। डर के मारे सेजल ने सूरज के दोस्त नितिन को अपने घर बुलाया। जब नितिन उसके घर आया तो उसने समझाया कि सेजल, ऐसा नहीं हो सकता, यह सब तुम्हारा वहम होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन जब नितिन सूरज के घर आ गया तब सूरज ने उसके साथ भी यही खेल खेला और उन दोनों के सामने से आकर वह खड़ा हो गया। सूरज को इस तरीके से देख वे दोनों डर गए और देखकर चीख मारने लगे। तब नितिन बोला कि तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथ से सिर पर मारा था और हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी लाश को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। फिर आज तुम अचानक जिंदा कैसे हो सकते हो? सूरज फिर भी जैसे ही सेजल की ओर बढ़ा
तो सेजल डर के मारे अपने सारे कर्मों को उगल गई। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने हरिप्रसाद जी को टॉर्चर किया था और कैसे प्लान बना करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस इस सब की वीडियो बाहर खड़ी शालू ने अपने फ़ोन में बना ली थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नितिन और सेजल दोनों को सज़ा सुनाई। मोहन और शालू ने सूरज और हरिप्रसाद जी दोनों को साथ लिया, उस घर और ज़मीन जायदाद को वृद्धाश्रम में दान दे दिया और विदेश वापस चले गए। वहां जाकर सूरज ने एक बढ़िया नौकरी कर ली और शालू ने अपनी एक सहेली के साथ में सूरज की शादी करा दी। और बस फिर वे सब लोग खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन काट रहे हैं और इधर सेजल और नितिन अपने किए बुरे कर्मों की सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।